जय हिंद दोस्तों। आज जो है से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर रहे थे, मानव जनन, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। दोस्तों देखिए, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसमें कुछ लगना पड़ता है, जुनून के साथ लगना पड़ता है। बिना जुनून के दोस्तों तो कुछ हो नहीं सकता है, समझ में ना। तो हम लोग जो है से दूसरा जो है से क्या करेंगे, आज दूसरा पार्ट देखेंगे। दोस्तों देखिए, बहुत आसान भाषा में आप पूरा इस चैप्टर को समझिएगा, लेकिन इसमें सर्व रखने की जरूरत है। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, हम लोग जो है से मानव जनन स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग देखे थे मानव जनन क्या है, लैंगिक लक्षण क्या है, नर में लक्षण लैंगिक लक्षण क्या था, मादा में लैंगिक लक्षण क्या था। उसके बाद हम लोग नर जनन तंत्र स्टार्ट किए थे, जिसमें देखे थे वृषण, वृषण की संख्या कितना होता है, ये सब पूरा जो है से हम लोग पढ़ चुके हैं। वृषण की जो है से अति शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण आखिर होता है कैसे, कौन कौन से ऑर्गेन जो है से इस जनन की क्रिया में जो है से क्या करते हैं, इस निर्माण में जो है से भाग लेते हैं। तो टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों, वृषण के आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये वृषण का पिक्चर है। देखिए जो जो पॉइंट समझा रहे हैं उसी पर आप ध्यान दीजिए, दूसरा पर ध्यान दीजिए, आप भटक जाइएगा। इसलिए आप जैसे जैसे समझा रहे हो वैसे वैसे एकदम ध्यान से समझिए, और हम बोलेंगे तो आप भी मने मने बोलिएगा या कस के भी बोल सकते हैं, ताकि आपको याद हो जाए। बायोलॉजी एक ऐसा शब्द है कि उसमें आते रहता है शब्द अटपटा अटपटा। तो देखिए याद रखिएगा, ट्यूबनिका वेजेनिस, ट्यूबनिका वेजेनिसिस, ट्यूबनिका वेजेनिसिस, याद रखिएगा। ये जो बाहरी लेयर देख रहा है, ये वाला लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर है, तो याद रखिए वृषण के सबसे बाहरी परत को ट्यूबनिका वेजेनिसिस कहा जाता है। ट्यूबनिका वेजेनिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्यूबनिका वेजेनिसिस कहा जाता है। नाम थोड़ा पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, यह बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं, आप लेकर जा रहे हैं क्या दोस्तों, टमाटर लेके जा रहे हैं, चाहे कुछ भी लेके जा रहे हैं, टमाटर या मतलब आलू कुछ भी लेके गए, तो क्या हो गया, चलते 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 एक झोला में पन्नी में रखे हुए हैं। अब पन्नी में रखने के बाद क्या होता है, कहीं पे गिर गए, पानी में गिर गया, बढ़िया से बांधा हुआ है पन्नी, तो पानी अंदर तो नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जो वृषण में जो लेयर पाया जाता है, उसका काम सिर्फ यही है कि उसकी आंतरिक जो भी ऑर्गेन्स है उसको सुरक्षा देना। तो सबसे पहला ऑर्गेन्स होगा वृषण का, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबनिका वेजेनिसिस कहते हैं। तो याद रखिए, वृषण के सबसे बाहरी परत को ट्यूबनिका वेजेनिस कहा जाता है, यह बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा लेयर का याद रखिए ट्यूबनिका एल्बुजेनिस, ट्यूबनिका एल्ब्यूजेनिस। तो इसको हम क्या कहेंगे, वृषण के मध्य परत को, वृषण के मध्य परत, यह क्या करता है, यह वृषण की आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए लास्ट जो है यहाँ पर देखिए तीसरा परत, ये वाला परत को हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूबनिका वेस्कुलेसा। क्या कहेंगे दोस्तों, ट्यूबनिका वेस्कुलेसा, ट्यूबनिका वेस्कुलेसा। तक इसका परिभाषा क्या होगा, वृषण के मध्य परत को, वृषण के आंतरिक परत को ट्यूबनिका वेस्कुलेसा कहा जाता है। यहाँ पर रक्त परिसंचरण, ब्लड का जो सर्कुलेशन जो होता है वह तेज होता है। देखिए दोस्तों, नाम अजीब नहीं है, 2-3 बार पढ़िएगा, याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। याद करने की एक जुनून होना चाहिए दोस्तों, क्या नहीं याद होगा, याद रखिए ट्यूबनिका वेजेनिसिस, ट्यूबनिका वेजेनिस। जो सबसे बाहरी लेयर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूबनिका वेजेनिस, ट्यूबनिका वेजेनिस। और जो मध्य लेयर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूबनिका एल्ब्यूनिस, ट्यूबनिका एल्ब्यूनिस, ट्यूबनिका एल्ब्यूनिस। और जो लास्ट वाला होगा उसको हम ट्यूबनिका वेस्कुलेसा कहते हैं। सबका मतलब समझ गए दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो देखिएगा दोस्तों, ये जो इस खंड के नीचे देखिएगा, एक जैसे आप अथी देखे हैं दोस्तों, जेल जो केस में लगाया जाता है, तो जेल चिपचिपा टाइप का नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार जो है से इस खंड देख रहे हैं, इसके अंदर जो है चिपचिपा पदार्थ होता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है, ये जो पदार्थ देख रहे हैं, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो है क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। पूछा जाए शुक्राणु का निर्माण कौन करेगा, तो याद रखिए उसका नाम है शुक्र जनन नलिकाएं। क्या कहेंगे उसको, शुक्र जनन नलिकाएं। आगे स्टार्ट करें, देखिए यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं बीच में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शुक्र जनन नलिकाएं। ये वृषण में इसकी संख्या 1000 होता है, तो इसका हम क्या कहेंगे, तो वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना, वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना जो शुक्राणु का निर्माण करता है, उसे हम लोग शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, शुक्र जनन नलिकाएं। इसकी संख्या कितना होता है, पुरुष में 1000 होता है। कितना दोस्तों होता है, 1000। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए क्या, वृषणपाल। वृषणपाल देखिए यहाँ पर, जैसे हम बोले थे ना, जेल आप लोग देखे होंगे, जो जेल लगाता है, तो ई जो हो गया तो शुक्र जनन लिखा है। लेकिन इसके ऊपर जो ये देख रहे हैं आप खंडनुमा संरचना, इसके ऊपर वाले जो भाग देख रहे हैं खंडनुमा संरचना, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वृषणपाल कहेंगे। इसका काम क्या है दोस्तों, देखिए इसके अंदर जो शुक्राणु निर्माण करने वाला शुक्र जनन नलिकाएं है,
उसको क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे क्या होता है, जैसे देखिए मम्मी पापा का काम क्या होता है, अपने बच्चे को सुरक्षा प्रदान करना, कहीं पे भी जो है किसी प्रकार का परेशानी नहीं। ठीक इसी प्रकार के जो है इसका पेरेंट्स का काम करता है, ये क्या करता है, इसके ऊपर रहता है और सुरक्षा जो टेम्परेचर चाहिए शुक्राणु बनाने के लिए वो टेम्परेचर प्रदान करता है और बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि कोई व्यक्ति गिर जाए तो गिरने के बाद ये नली पर जल्दी से प्रभाव नहीं हो। तो क्या कहिएगा, वृषण पाल किसे कहेंगे, तो शुक्राणु वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना, वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना जो शुक्र जनन नलिकाओं को क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसको हम लोग क्या कहें, वृषण पाल का है। इसकी संख्या कितना होता है प्रत्येक पुरुष में, तो 250 होता है। कितना होता है दोस्तों, 250। फिर इसके जस्ट आगे थोड़ा बढ़िएगा दोस्तों, तो ये वाला खत्म होने के बाद ये देखिए, ये वाला खंडनुमा संरचना जो देख रहे हैं आप, ये खंडनुमा जाली टाइप का है। ये सब क्या है दोस्तों, जाली टाइप का है। इसी जो जाली टाइप का ये खंड, ये खंड, ये खंड, ये खंड जो है, इसको हम लोग कहते हैं वृषण जालक। क्या कहते हैं दोस्तों, वृषण जालक। नाम थोड़ा एक दो बार पढ़िए, याद हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृषण जालक। अब वृषण जालक किसे कहिएगा, तो देखिए वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना, देखिए इसका काम क्या होता है, ये वृषण जालक का काम क्या होता है कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं है उसके द्वारा जो शुक्राणु बन के आया, इसको जो है से क्या करना, खंडे 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 पहुंचाना, शुक्र वाहिकाएं तक पहुंचाना। इसका काम सिर्फ यही है कि शुक्र जनन नलिकाएं से शुक्राणु को लेकर कहां तक पहुंचाना, ये नली तक पहुंचाना। ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और इस नली तक पहुंचाना। इस नली का नाम क्या है, शुक्रवाहिका है। तो याद रखिएगा, वृषण के अंदर उपस्थित वैसी जालीनुमा संरचना, वैसी जालीनुमा संरचना जो शुक्र जनन नलिकाएं से लेकर शुक्रवाहिकाएं तक पहुंचाना, बस इसका इतना ही काम। फिर जस्ट इसके थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो ये शुक्राणु चल गया कहां पर दोस्तों, शुक्रवाहिकाएं पर चल गया। अब शुक्रवाहिकाएं का काम क्या है यहाँ से, अब इसका काम क्या है, तो याद रखिएगा, वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना, वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना जो शुक्राणु को वृषण जालक से लेकर और ये भेजता है, देखिए ये अधिवृषण तक। कहां तक भेजता है दोस्तों, अधिवृषण। इसको, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण कहेंगे। इपिडाइडर्मिस इंग्लिश में कहते हैं। अधिवृषण भेजेगा, बस इसका यही काम है। और प्रत्येक पुरुष में इसकी संख्या कितना होता है, शुक्रवाहिका का, तो 10 से 20 होता है। कितना होता है, 10 से 20। अब जैसा ही इसके आगे आ जाता है तो यह वृषण से अलग पार्ट हो गया। ये देखिए अधिवृषण, जैसे देखिएगा, देखिए दोस्तों ये जो होता है ना अधिवृषण जो होता है, क्या होता है, टेढ़ा टेढ़ा रहता है। जैसे देखिए एक पाइप होता है, पाइप को आप डायरेक्ट पाइप है और ऊपर से पानी फेंकिएगा तो एकदम सीधा पाइप है तो सीधे चलाएगा। और वही पाइप को हम थोड़ा ऐसे मोड़ दिए, ऐसे 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 मोड़ते मोड़ते लाए और तब पानी को फेंकेंगे तो आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा और जल्दी, सीधा के अपेक्षा जल्दी नहीं आ पाएगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, मानव में ये अधिवृषण जो होता है वह टेढ़ा मेढ़ा रहता है। कैसा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन देखिएगा मेढकों में देखिएगा टेढ़ा नहीं रहता। एक बार कूदकेगा बस, उसके वृषण से क्या होता है, यूरिन जो है बाहर आ जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये भी जो है सीधा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर लिए यहाँ पर, अधिवृषण किसे कहेंगे, ये मेन पार्ट है। ये क्या है, मेन पार्ट है। तो इसको याद रखिएगा, अधिवृषण किसे कहेंगे, तो वृषण के अंदर उपस्थित वैसी ट्यूबनुमा संरचना जहां पर शुक्राणु जमा होता है। जहां पर क्या होता है दोस्तों, शुक्राणु जमा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिवृषण। सिंपल सी बात है। शुक्राणु का निर्माण कौन किया, शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं के ऊपर जो परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण पाल कहते हैं, जो सुरक्षा प्रदान किया था। फिर जस्ट उसके आगे आए थे तो वृषण क्या था दोस्तों, वृषण जालक था, जो शुक्राणु को वृषण शुक्र जनन नलिकाएं से लेकर कहां पर भेजा था, शुक्रवाहिकाएं तक भेजा था। और शुक्रवाहिकाएं का काम क्या है दोस्तों, वह अधिवृषण में जाकर शुक्राणु को जमा करके छोड़ देना। यानी ये वाला पूछा जाएगा कि शुक्राणु कहां पर जमा रहता है, तो अधिवृषण में। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, भारी है नहीं, एक दो बार आप इसको पढ़िएगा, रिकॉल कीजिएगा तो क्या नहीं याद होगा दोस्तों। नाम थोड़ा देखिए, नाम भारी नहीं। देखिए हम लोग देखें क्या, वृषण के सबसे 3 गो परत था। पहला वाला परत को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबनिका वेजेनिसिस। 2-3 बार पढ़िए तो क्या नहीं याद होगा, ट्यूबनिका वेजेनिस। इसका क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों, ट्यूबनिका वेजेनिस। इसका परिभाषा क्या था, वृषण के अंदर उपस्थित वैसी परत, वृषण के अंदर उपस्थित बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबनिका वेजेनिस कहते हैं। इसका काम क्या है, बाहरी सुरक्षा प्रदान। कोई व्यक्ति चलते चलते गिर गया, वृषण में ज्यादा हानिकारक उत्पन्न न हो, इसके कारण क्या होता है, यह जो है परत रोकता है, रोकने का जेनिस, ट्यूबनिका एल्ब्यूजेनिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण के मध्य परत, वृषण के मध्य परत को ट्यूबनिका एल्ब्यूजेनिस कहते हैं। इसका काम क्या है दोस्तों, मध्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। फिर तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, ट्यूबनिका वेस्कुलेसा। तो इसका क्या कहा, इसका
काम क्या है, तो वृषण के अंदर उपस्थित आंतरिक परत को ट्यूनिका वेस्कुलेसा कहते हैं। यहाँ पर रक्त परिसंचरण सबसे अधिक होता है। उसके जस्ट थोड़ा आगे बढ़े थे तो ये जो ये वाला जो देख रहे थे झाली नुमा संरचना जो था उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्र जनन नलिका है। शुक्र जनन नलिका है। पुरुष में इसकी संख्या कितना होता है, 1000 होता है। इसका काम क्या है, तो वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना जो शुक्राणु का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिका। क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्र जनन नलिका कहते हैं। उसके जस्ट आगे बढ़े थे तो वृषण पाल था। क्या था दोस्तों, वृषण पाल। तो वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना, वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना जो क्या करता है, शुक्र जनन नलिका है। जो शुक्र जनन नलिका है वो क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा प्रदान करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण पाल कहते हैं। अब उसके बाद जैसा इसकी संख्या कितना होता है, 250 होता है। इसकी संख्या कितना होता है, 250। जस्ट आगे थोड़ा बढ़े थे तो वृषण जालक देखे थे। तो वृषण के अंदर उपस्थित वैसी खंड नुमा संरचना, वैसी जाली नुमा संरचना जो क्या करता है, शुक्राणु को शुक्र जनन नलिका से लेकर शुक्र वाहिकाएं तक, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भेजना इसका काम है, शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण जालक है। जस्ट उसके आगे बढ़े थे तो शुक्र वाहिकाएं देखे थे। तो वृषण के अंदर उपस्थित वैसी नलिका या वैसी संरचना जो शुक्राणु को शुक्र जालक से लेकर अधिवृषण तक भेजने काम करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। और फिर जस्ट उसके आगे बढ़े थे अधिवृषण देखे थे। अधिवृषण किसे कहेंगे, तो वृषण के अंदर उपस्थित वैसी संरचना जो शुक्राणु को जमा करके रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्या पहला पूछा जाएगा कि वृषण के बाहरी परत को क्या कहेंगे, ट्यूनिका वेजेनिस कहेंगे। मध्य परत को क्या कहेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिस कहेंगे। और आंतरिक परत को क्या कहेंगे, ट्यूनिका वेस्कुलेसा कहेंगे। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, शुक्र जनन नलिका है। शुक्र जनन नलिका को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, वृषण पाल। वृषण पाल करता है। उसके बाद वृषण जाला का काम क्या है, तो से लेकर शुक्र वाहिनियां तक पहुंचाना। और शुक्राणु को जमा करके कौन रखता है, अधिवृषण। देखिए दोस्तों इसी अधिवृषण को क्या किया जाता है, यहाँ से कैंची से काट के इसको ये दो ना होता है दोस्तों, एक काट के, जैसे खसी के देखते होंगे, खसी के क्या करता है, वृषण को काट के फेंक देता है। उसी का एक प्रजाति क्या है, जो हम लोग खसी जिसको नहीं वृषण को काट के नहीं हटाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जनन की क्षमता रहता है। और जैसा ही कोई भी हम मनुष्य में भी अगर हम वृषण को काट के हटा दें तो उसमें भी जनन की क्षमता नहीं होगी। आप देखते होंगे साठ में भी क्या होता है, उसमें नहीं हटाया जाता। बैल में काट के हटा दिया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें नहीं होता है, क्या होता है, जनन की क्षमता नहीं होता है। इसलिए देखिएगा दोस्तों ये क्या होता है कि जैसे क्या होता है वृषण, जैसे कि गाय देखिए, गाय नहीं बैल देखिए, बैल रहेगा एगो सांड रहेगा। बैल के सामने चल गया गाय या अथी सांड के सामने, तो देखिए बैल बेचारा एकदम शांत से बैठल है। अब अथिया के सांड के भी जाएगा तो कह रही समझ में आ रहा है। तो वृषण क्या होता है, वृषण मेन पार्ट होता है जनन के लिए। और वह क्या होता है, इसको काट के हटा दिया जाए तो क्या होता है, वह जनन की योग नहीं होता है। बदमाश जो है, जो बदमाशी करता है, जो भी पापी लोग हैं, जो क्या करता है, अथी लड़कियों पर जुल्म करता है, जो समाज में जो है से क्या समाज के लिए पाप कलंक है, उसको कुछ नहीं कीजिए, घींच के लाइए, उसको वृषण के काट के हटा के फेंक दीजिए। उसको नहीं फेंकिए, वृषण को हटा दीजिए, बेचारा अपने शांत रहेगा। बैलवा लेखन जैसे ना रहता है, बैलवा एकदम जहाँ उसको खड़ा कर दीजिए होता है खड़े रहता है, बस वैसे ही रहेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। जय हिंद।